मैं आपको इस वीडियो में क्लास 11 का हिंदी का डीओ की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, इस वीडियो में पूरे आंसर के साथ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सेम पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहेगा। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी है। पेपर पूरा 3 पार्ट में बटा हुआ है, खंड का, खंड खा और गा। पहला जो क्वेश्चन है वो अपठित है, मतलब पैसेज आपको पढ़नी है, फिर आपको इसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो देखो पैसेज तो जैसे कोई भी आ सकती है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आपको आंसर करने हैं। और यहाँ पर मैं आपको आंसर के साथ दिखा रहा हूँ। देखिए, जब आप पहली पैसे पढ़ते हैं ना, तो आपको पता लगेगा कि आज की जो बच्चे हैं ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो किस तरीके से जो स्मार्टफोन है उसकी चकाचौंध में पढ़ती चली जा रही है। अपना बहुत सारा टाइम है ना वो गेमिंग में लगा रही है, और शारीरिक जो गतिविधियां वो घटती चली जा रही है। फिजिकल जो एक्टिविटीज होनी चाहिए ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और कई प्रकार की मानसिक समस्याओं को देखना यहाँ पर पड़ रहा है, प्रॉब्लम बच्चों में क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर कुछ राय भी दी गई है, रिपोर्ट भी पेश की गई है कि भाई 13 साल तक के बच्चों को तो स्मार्टफोन देना नहीं चाहिए, और 18 साल तक के बच्चों के लिए मीडिया जो मंच है ना, उसका प्रयोग बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जब अच्छे से इस पैसे को पढ़ा तो फिर आंसर आसानी से हो जाते हैं। जैसे पहला है, वर्तमान समय में बालमन किस में उलझा हुआ है। आजकल के जो बच्चे हैं वो किस में व्यस्त हो गए हैं, तो आप बताओ कि तकनीकी जाल में पूरी तरह फंस गए हैं। ठीक है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फिर आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और खंड खा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले कुछ विकल्प दिए गए हैं, फिर हमें उसे पढ़ के बताना है। यहाँ पे कथन लिखा है कि आज आभासी दुनिया में रहे बच्चों को बड़ी जो है ना सहजता से जो है ना बड़ों की अगर हम बात करें तो वो बड़ों की बात मानते नहीं है, क्योंकि वो जो है ना वर्चुअल दुनिया में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे तकनीकी संसाधनों ने बच्चों की मासूमियत के साथ साथ उनकी सोचने समझने की शक्ति को भी प्रभावित किया है। तो आप बताइए, यहाँ दोनों बातें सही लिखी है? दोनों बातें बिल्कुल ठीक लिखी है, क्योंकि बच्चे ना जो गेमिंग है, जो इंटरनेट है, उसी को ये रियल लाइफ समझ रहे हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। फिर गाय यहाँ पर कि यहाँ लिखा है कि आपको बताना कि इन चारों में से ना कौन कौन सी बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। तकनीकी सामग्री से बालमन भटक रहा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, तकनीकी सामग्री का बच्चों पर जो है ना यहाँ पर कह रहा है कि कोई असर नहीं हो रहा, तो ये गलत है ना। आपको बताना कि कौन कौन से यहाँ पे कथन बिल्कुल सही लिखे हैं। ठीक है, तकनीकी सामग्री के कारण बच्चे कुशाग्र बुद्धि बन रहे हैं, मतलब बहुत बच्चे इंटेलिजेंट बन रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो बच्चे इंटेलिजेंट बनेंगे नहीं, ये भी गलत है। अगर तकनीकी सामग्री के कारण बच्चों की एक अलग दुनिया बन चुकी है, ये ठीक है। तो यहाँ पे 2 आंसर हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर इसका 4th कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहे तकनीकी संसाधनों की महत्ता संबंधी कोई 2 बिंदु बताइए। तो आप लिखोगे तकनीकी संसाधनों से पढ़ाई और जानकारी आसानी से मिल जाती है, और तकनीक से बच्चे खेल, पढ़ाई और जानकारी एक ही जगह पर ले लेते हैं। ये फायदा पूछा था। ये कह रहे मोबाइल गेमिंग का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आप बना के लिख दो, मोटापा बढ़ रहा है, शारीरिक गतिविधि कम हो रही है, आलस और अनिद्रा की समस्या बढ़ रही है, आंखों की बीमारी भी बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है, अगर आभासी दुनिया के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए अभिभावकों को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। बताओ, पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। देखो, बच्चों से नियमित बातचीत करनी चाहिए, उन्हें टाइम देना चाहिए, घर का माहौल बदलना होगा। अगर बच्चों को मोबाइल के हवाले छोड़ दिया जाएगा तो वो काफी नहीं होगा। बच्चों को धीरे धीरे मोबाइल से दूर कर शायद जीवन की ओर ले जाना होगा। फिर नेक्स्ट है, फ्रांस में विभिन्न विशेषज्ञों की समिति से जो रिपोर्ट तैयार की है उनमें क्या क्या बातें बोली है। मैंने आपको भी बताया कि 13 साल तक की जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, 13 साल तक के, उन्हें स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। 18 साल तक की उम्र के बच्चों को मीडिया मंचों का प्रयोग करने देना नहीं चाहिए। ये एक सिफारिश की गई है, बाकी ये वहां की गवर्नमेंट अलाउड करती है नहीं करती, बात अलग है। देखिए, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी आप देखेंगे तो वो आपका कविता वाला है, इसको पढ़कर आपको आंसर्स देने हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप बहुत डीपली पढ़ेंगे ना, तभी आप सारे आंसर अच्छे से दे सकते हैं। मैं आपको आइडिया के तौर पर एक आधा समझाता हूँ। जैसे यानी कि तपने के बाद ईंटों के साथ क्या हुआ। अब आप कविता को पढ़िए।
तपने के बाद ईंटों के साथ क्या हुआ? तपने के बाद वे भट्टे की समाधि से निकली और एक वास्तविक के सपने में विलीन हो गई। घर एक ईंटों भरी अवधारणा है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। मकान नहीं, घर। देखो, घर और मकान अलग होते हैं। घर मतलब जहाँ फैमिली रहती है, जहाँ प्यार होता है, जहाँ लगाव होता है। मकान जो ईंट पत्थर सीमेंट से बना है। तो समझे यहाँ पर क्या मतलब होगा कि तपने के बाद ईंटों के साथ क्या हुआ? ये कह रहे ईंटें भट्टे से समाधित हो रही, ये नहीं। ठीक है, वो तो बाहर आ रही है ना। समाधि किसको बोला गया? भट्टे को, है ना। तो ये ईंटें भट्टे में विलीन हो गई, ये भी नहीं है। ये कह रहे ईंटें भवन निर्माता के सपनों को आकार देने लगी, ये है ठीक। और ईंटें भट्टे से बाहर निकल गई, ये भी ठीक है, क्योंकि सपने देखने लगे ना कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इसलिए तीसरा चौथा ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ हो गया। ऐसे आगे देखिए आप। देखिए फिर आगे पढ़ते हैं तो लिखा है पाठ्यक्रम से इतर ईंटों का भारी रूप क्या था? तो मजदूरों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में काम आना। ठीक है, ये आप इसमें पढ़ेंगे तो आप आराम से यहाँ देखेंगे। देखिए मेंशन किया गया ना, पाठ्यक्रम से ही बाहर था उनका रूप ईंटों के चट्टे की छाया में। तो मजदूरों के काम आ रही थी। ऐसे ही आप सारे आंसर्स यहाँ पर देखेंगे, है ना। मैं आपको यहाँ पे ग्रामर वाले आगे डिस्कस करता हूँ। तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि मजदूरनी ने ईंटों का उपयोग कैसे किया। मजदूर ने ईंटों का उपयोग चूल्हा बनाने के लिए किया और एक ईंट को अपने थके हुए सिर के नीचे रखकर तकिए की तरह इस्तेमाल किया। गृह निर्माण के पश्चात बची ईंटों के साथ क्या हुआ? तो गृह निर्माण के बाद बची ईंटों का उपयोग अलमारी को सीलन से बचाने के लिए किया गया। टूटे हुए पायों को सहारा देने के लिए हुआ। ऊंची जगह तक पहुंचने के लिए बच्चों का कद बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, देखिए खंड खा है ना, तो ये प्रश्न नंबर 3 है। यहाँ पर लिखा है का अंत व्यक्ति संचार से क्या आशय है? अंध व्यक्ति का मतलब होता है ऐसा संचार जिसमें व्यक्ति अपने आप से बातें करता है, मन में अपने आप से डिस्कस कर रहा है किसी बात को, उसे बोलते हैं। अगर अंतर व्यक्ति को होता है ना, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है। और संचार जीवन की निशानी कैसे है? क्योंकि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। हम अपने विचार, भावनाएं, आवश्यकता संचार के माध्यम से तो प्रकट करते हैं। अगर हम बोल कर नहीं तो इशारे करके भी तो कर सकते हैं। संचार बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए ये जीवन की निशानी कहा गया। आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये कह रहे समाचार के तत्वों में जनरुचि के महत्व को बताइए। देखो, समाचार है ना, वो तभी बढ़िया माना जाएगा जब जनता उसको सुनना चाहे, जनता उसके बारे में जानना चाहे। नहीं तो वो समाचार नहीं रह जाता। तो समाचार लोगों की रुचि, आवश्यकता और समस्याओं से जुड़ा होता है, इसलिए लोग उसे ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसे उपयोग में लाते हैं। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। फिर उसके चौथे नंबर पर ना, यहाँ पर आपके एग्जाम में बोला गया कि आपको एक विषय पर दृश्य लेखन लिखना है। देखो बहुत से बच्चे ना दृश्य लेखन गलत लिख देते हैं। दृश्य लेखन में एक रूल होता है कि जो आप अभी देख रहे हो उसको हाथों हाथ आप लिख रहे हो। मेरी बात समझो, वो वर्तमान काल में होना चाहिए। दृश्य लेखन में ये साफ जो शब्द लिखे हुए हैं ना, उनसे पता लगना चाहिए वाक्य जो लिखे कि वो अभी अभी घटना हो रही है। ठीक है, तो दृश्य लेखन में आप जो जो देख रहे हो वो लिखना है आपको। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ बोला गया रसोई घर में खाना बनाते हुए गृहिणी का दृश्य। तो रसोई घर में एक गृहिणी खाना बना रही है, फिर सब्जियां काट रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? गैस चूल्हे पर, ठीक है, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रही है, फिर सब्जी चूल्हे पर पक रही है। फिर गृहिणी चमचे से सब्जी चला रही है और उसमें मसाले डाल रही है। पास से बर्तन धोए जा रहे हैं, रोटी सेकी जा रही है, रसोई घर साफ रखा जा रहा है। गृहिणी परिवार के लिए भोजन तैयार कर रही है। पूरे वातावरण काम और जिम्मेदारी को दिखा रहा है। ठीक है,
मतलब पूरा वातावरण क्या दिखा रहा है, काम और जिम्मेदारी को। तो ऐसे लिखना है आपको, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया गया है। और उसके बाद जो है ना, यहाँ पर देखेंगे पत्र है, तो आपको दो में से एक पत्र करना होगा। यहाँ पर भी आपको आइडिया के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं पत्र को, ठीक है। तो यहाँ डीटीसी के मुख्य प्रबंधक जी को पत्र लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे सेवा में, आप ये रहने दो, फिर लिखोगे मुख्य प्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली। फिर विषय, एक बस कर्मचारी के प्रशंसनीय एवं साहसिक व्यवहार हेतु सम्मान, ठीक है। और फिर इसके बाद आप जो भी लिखना चाहें अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बाकी ये पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जैसे सभी निवेदन यह है कि तारीख लिख देंगे, डीटीसी की बस संख्या लिख देंगे, चालक या परिचालक ने ईमानदारी और साहस का परिचय दिया, उन्होंने एक यात्री का खोया हुआ बैग सुरक्षित लौटाया तथा आपात स्थिति में यात्रियों की सहायता की, उनका व्यवहार यात्रियों के प्रति अत्यंत विनम्र और सेवपूर्ण जो है रहा, ऐसे कर्मचारी निगम की छवि को उज्जवल करते हैं, अतः आपसे निवेदन है कि उक्त कर्मचारी को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाए और जिससे अन्य कर्मचारी भी प्रेरित हो। धन्यवाद, भवदीय नाम, इस तरीके से, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन है ना, इसके और वाला है, यहाँ पर आपको आवेदन पत्र लिखने को आएगा, जॉब लेटर आने के चांस से ज्यादा है, तो आपको पहले पूरा लेटर लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको सौवृत्त यानी कि बायोडाटा देना होगा। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या है। तो जनसंख्या विभाग को घर घर जाकर सूचनाएं एकत्रित करने वाले ऐसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है जो हिंदी और अंग्रेजी में भली भांति बात कर सकते हो और सूचनाओं को सही सही दर्ज कर सकते हो। इसके साथ ही आवेदकों में विनम्रता पूर्वक बात करने की योग्यता होनी चाहिए, मतलब प्यार से बात करें, यानी कि एकदम उनके ऊपर गुस्से से बोलने लग जाए। तो इस काम में अपनी रुचि प्रदर्शित करते हुए जनसंख्या विभाग के सचिव को आपको सौवृत्त के साथ आवेदन पत्र भी लिखना है, ठीक है, जॉब लेटर है। हालांकि यह बोला हुआ कि आप स्वयं सेवक हो, ठीक है, लेकिन आपको करना उस जॉब लेटर की तरह ही है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे सुनो, आपको क्या करना है, सेवा में लिखेंगे, फिर सचिव महोदय जनसंख्या विभाग दिल्ली, ठीक है। फिर आप लिख देंगे विषय जनसंख्या जागरूकता हेतु स्वयंसेवक के रूप में आवेदन, फिर लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मुझे जनसंख्या विभाग में स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। मैं हिंदी एवं अंग्रेजी जो क्वेश्चन में लिखा है ना, उसी में से देख के लिखना है आपको, ठीक है। आप बता रहे हो कि भाई मुझे हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का स्पष्ट रूप से बातचीत करने का अनुभव है, या मैं बातचीत कर सकता हूँ अपनी भाषा में और जानकारी सही ढंग से दर्ज कर सकता हूँ। मुझे लोगों को जागरूक करने में रुचि है, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट है मेरे को, ठीक है। और मैं विनम्रता से अपनी बात जो है ना समझा भी सकता हूँ, मतलब मुझे विनम्रता से बात करने भी आती है। घर घर जाकर सूचना एकत्र करना मेरे लिए सरल है। आशा है कि मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद, भवदीय नाम। समझ में आ गई? देखो ये सारा आपने देखोगे ना क्वेश्चन से ही है, बस आपको पैटर्न फॉलो करना है। अब आपको सौवृत्त लिखना होगा, सौवृत्त मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको केवल एक पैटर्न बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम, जन्मतिथि और स्थायी पता। फिर आपको बॉक्स में ना इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपको योग्यता लिखनी होगी। और यहाँ पर ना जैसे जिस प्रकार की जॉब मांगे ना, यहाँ पे लास्ट में वो लिखना होता है, ये आप चेंज कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप कुछ भी लिख देना, क्योंकि पैटर्न टीचर देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है ना। फिर कुछ अन्य योग्यता लिख सकते हो, आपके अगर अनुभव है तो वो बता सकते हो, अभिरुचि बता सकते हो, ये एक्स्ट्रा है, नीचे आप बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। अच्छा एक बात और बोलूं कि जैसे ये तो हो गया, एक ना लेटर ये वाला भी कर लेना, क्योंकि वहां पर तो सेवा वाला हो गया ना, ये जॉब लेटर आप कर सकते हैं टीचर के वाला। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ये आपके सपोर्टिंग मटेरियल में पहले अपना एड्रेस परीक्षा भवन दिल्ली लिख सकते हैं, फिर डेट, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वहां पर मैंने सीधा सेवा से स्टार्ट करा था ना, लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से आप ऊपर परीक्षा भवन और डेट लिख सकते हैं। ये दो चीजें पहले लिख देना, उसके बाद फिर जो आप लिखते हैं वही है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और सौवृत्त हमने ये सीख लिया, सौवृत्त आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया, अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल है तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग मटेरियल से लिया गया ये, इसमें इसलिए दिखा दिया कि अब आपको अलग से नहीं देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर ना प्रतिवेदन आपके एग्जाम में आएगा,
तो या कार्यवृत्त आ सकता है, दोनों में से एक करना होगा। तो प्रतिवेदन यहाँ बोला गया कि आपको क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ लिखा है कि आपको प्रतिवेदन या कार्यवृत्त करना है अगर आपके विद्यालय में जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस संदर्भ में एक प्रतिवेदन तैयार करना है, ठीक है, प्रतिवेदन बनाना है। और अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो, आपको कार्यवृत्त तैयार करना है। विद्यालय में हिंदी दिवस मनाने के लिए हिंदी साहित्य परिषद की बैठक 2 सितंबर 2025 को संपन्न हुई थी और उसमें जिन विषयों पर चर्चा की गई और जो निर्णय लिए गए उनका कार्यवृत्त बनाना है। दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। ये तो एक समरी की तरह लिखा गया, मैं आपको पैटर्न भी दिखा दूंगा जो सपोर्टिव मटेरियल में लिखा हुआ है। तो देखिए प्रतिवेदन है क्या, आप इसे पढ़ेंगे समझ जाएंगे। देखिए दिनांक में जोनल स्तरीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जैसे रिपोर्टिंग करते हो ना, रिपोर्ट इंग्लिश में, वैसी है। तारीख लिखोगे, आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से ऐसे लिखना, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब इसे ज्यादा लंबा नहीं लिखा जाता, ठीक है। समझे ना मेरी बात, अभी दिखाता हूं आपको। तो प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में लेखन कौशल एवं विचार व्यक्ति को विकसित करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानाचार्य महोदय द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का विषय पूर्व निर्धारित था तथा समय सीमा का पालन किया गया। निर्णायक मंडल ने निष्पक्ष मूल्यांकन किया। तो देखो सारी चीजें बीत चुकी है ना, वही बता रखा है कि प्रतियोगिता के अंत में विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। रिपोर्टिंग में जैसे पास्ट में होता है ना, वो है। अब एक पैटर्न और देख लो, तो प्रतिवेदन, यहां पर भी देखो प्रतिवेदन लिखा है। तो प्रतिवेदन में ना आपको थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। क्या, अपनी मर्जी से, जैसे कोई भी आएगा तो आपको ऐसे लिखना, निम्नलिखित सदस्य थे वहां पर, ये थोड़ा सा आप लिखेंगे ना, जो मैंने बात लिखी है ना, फिर उसके बाद आप वो वाली बातें डाल सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है, या पैरा में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स में लिखने हैं। मैंने इसलिए ना सपोर्टिव मटेरियल का भी आपको प्रतिवेदन दिखा दिया, ठीक है, ताकि बच्चों को और अच्छा जो आइडिया मिल सके, बच्चे अच्छे से कर पाए, ठीक है। समझ आ गया प्रतिवेदन का। ये देखो यहाँ पे 8 लाइनें लिखी हैं और लास्ट में साइन का इस तरीके से पैटर्न बना देना, ठीक है, पॉइंट्स में लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। सुन लो, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसे मैंने समझा वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने समरी में लिखा है। आपको 3-4 जनों के नाम ऐसे लिखने पड़ेंगे, थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से मेंबर थे जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है ना, ठीक है। और ये इस तरीके से आप ये भी पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और ये क्वेश्चन के साथ ही दिखा रहा हूं ताकि आप सपोर्टिव मटेरियल को ये भी देख लें। क्लियर हो गया, अब आगे सुनो। उसके बाद यहां पर आप देखोगे ये लिखा है कार्यवृत्त, ठीक है। तो कार्यवृत्त में क्या है, देखो पढ़ लेते हैं। हिंदी दिवस आयोजन हेतु हिंदी साहित्य परिषद की बैठक का कार्यवृत्त। तो विद्यालय में हिंदी दिवस मनाने के उद्देश्य से दिनांक 2 सितंबर 2025 को हिंदी साहित्य, ये जो तारीख है ना आप आगे के लिखोगे, ठीक है। तो साहित्य परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य महोदय ने की, ठीक है। और बैठक में हिंदी दिवस के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि भाषण, कविता पाठ, निबंध प्रतियोगिता एवं पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। देखो भविष्य में क्या करना है उसको लेकर है ये, ठीक है। और कार्यक्रम की जिम्मेदारी विभिन्न सदस्यों को सौंपी गई। सभी सदस्य ने कार्यक्रम को सफल बनाने का आश्वासन दिया कि भाई जो हम करने जा रहे हैं ना वो अच्छे से करेंगे। और बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हो गई, ठीक है। देखो जो प्रतिवेदन था उसमें क्या क्या वो बताना था, और कार्यवृत्त में है कि आगे आने वाले टाइम में जो हमें प्रोग्राम करना ना उसमें क्या क्या करना है, किसकी क्या क्या जिम्मेवारी है, ये कार्यवृत्त में बताना होता है। अब मैं आपको सपोर्ट से दिखा देता हूँ। ये देखो आपको सदस्यों के नाम जरूर बताने हैं, फॉर्मेलिटी जरूर करनी है कि भाई बैठक इस तारीख को हुई थी, ये सदस्य उपस्थित थे, और फिर उसमें क्या क्या फैसले लिए गए, जो आने वाला कार्यक्रम है ना जो होने वाला है उसमें क्या क्या किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ बता सकते हो। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए हो जाएगा, कार्यवृत्त हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो ऐसी एक और यहाँ पे लिखा 3रा नंबर वाला, ये कार्यसूची है, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 है ना, कार्यसूची, प्रतिवेदन और कार्यवृत्त। तो आप ये कार्यसूची वाला भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं
और ये कार्य वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? पेज है, फिर अगला पेज ये है, फिर ये पेज है, फिर ये पेज है, ठीक है, और फिर उसका ये पेज है। ओके, ठीक है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना, इसके आंसर्स वगैरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक में से ही है। ठीक है, ये पूरा आप देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, प्रसंग से व्याख्या भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे पाठ और लेखक के नाम आप बुक से ही लिखेंगे, आपको हर चैप्टर के नेम वगैरह पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ से वो लिया गया है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चन है। और ठीक है, अभी आपको इसके साथ आंसर दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर, यहाँ से आपको देखो, ये खंड गा है, ये सारे आंसर किए गए हैं। ठीक है, आप इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। जा रहे तुम, चले जाओ, पढ़ जाओ, बोलो मत। ठीक है, ये देखो आप, ये प्रसंग मतलब ये किस किताब से लिया गया है, उसके कवि कौन है, उन्होंने क्या बताया है, फिर आपको उसकी व्याख्या करनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना, प्रस्तुत काव्यांश में कवि मानव जीवन की जटिलताओं और संघर्ष को व्यक्त करता है। कवि कहता है कि जीवन चाहे दुखों से भरा हो, फिर भी मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद इसी के अंदर व्याख्या की गई है, आपको व्याख्या जो है ना अलग से पॉइंट में बता देना, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। और बाकी अभी सारे देख लो। मैंने मेन ये वीडियो आपको कार्य कार्य सूची वगैरह बताने के लिए, थोड़ा पेपर के आइडिया देने के लिए बताई थी। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, बाकी बुक से आप चैप्टर क्वेश्चन कर लें, ये पढ़ सकते हो आप आंसर सारे। ठीक है, यहाँ पर प्रसंग को अलग, व्याख्या को अलग लिखना बस। ठीक है, ये केवल आइडिया देने के लिए आपको बताया गया, समरी में लिखा गया है। ठीक है, ताकि छोटा सा हो, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए। ठीक है, चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं, मकबूल वगैरह, शरचंद वगैरह, है ना, तो ये उन्हीं के आंसर्स हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, एंड ऑल द बेस्ट।